हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पहले इनहेरिटेंस के बारे में। मुझे याद है मैंने आपको कहा था कि लास्ट वीडियो में मैं आपको सुपर कीवर्ड के बारे में बताऊंगा, बट जब तक आप इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे जब तक आपको सुपर कीवर्ड का यूज करना नहीं आएगा। तो आज सबसे पहले हम देखते हैं कि इनहेरिटेंस क्या होता है। अच्छा, एक चीज बताना चाहूंगा, अब इस वीडियो से आने वाली जितने भी आगे की वीडियो होंगी, यहाँ से आपका जावा का मेन फाउंडेशन जो है वो स्टार्ट हो गया। तो ये सारी वीडियो आप बिल्कुल ध्यान से देखना। अगर आपको कहीं भी कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना। मेरे को जैसे भी होगा मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो देखते हैं पहले इनहेरिटेंस क्या होता है जावा के अंदर। तो इनहेरिटेंस को जानने से पहले आप ये समझो कि इनहेरिटेंस जो है एक मेन कॉन्सेप्ट है आपका ऊप्स का। अगर आपको ऊप्स नहीं पता क्या है तो आप मेरी जावा की स्टार्टिंग वीडियो देख लो, उसके अंदर मैंने ऊप्स कॉन्सेप्ट को काफी अच्छे से बता रखा है। तो अभी के लिए आप इतना समझो कि ऊप्स का एक मेन कॉन्सेप्ट होता है आपका इनहेरिटेंस, ठीक है। विदाउट इनहेरिटेंस आपका ऊप्स कॉन्सेप्ट वर्क नहीं करता। अब इनहेरिटेंस क्या है जावा के अंदर। तो इनहेरिटेंस एक मैकेनिज्म है आपके जावा के अंदर जिससे आपके एक क्लास की जो भी प्रॉपर्टी होगी वो सारी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली आपके दूसरे क्लास के अंदर आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई एक एक क्लास बनाई, लेट्स से आपने क्लास ए बनाया, ठीक है। उसके अंदर आपके जो भी मेथड्स होंगे या जो भी वेरिएबल्स होंगे, जिस वक्त आपने इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट का यूज किया वो सारी प्रॉपर्टी क्लास ए की ऑटोमेटिकली क्लास बी के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। अगर मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो ह्यूमंस, एक फादर की जो भी क्वालिटी होगी या जो भी एक मदर की क्वालिटी होगी वो सारे उसके सन के अंदर ऑटोमेटिकली आएंगी, वो इनहेरिट कर लेगा, राइट। तो ये एग्जांपल है इनहेरिटेंस का। तो कुछ इसी तरह से हमारा इनहेरिटेंस जावा के अंदर भी काम करता है। क्लास ए की जो भी प्रॉपर्टीज होंगी वो ऑटोमेटिकली आपकी क्लास बी के अंदर आ जाएंगी जिस वक्त आपने इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। तो ये तो था कि इनहेरिटेंस क्या होता है। अब देखते हैं कि क्यों इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। लेट्स से आपके पास एक क्लास ए है और उसके अंदर आपने कुछ मेथड्स बनाए और कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए। नाउ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको वो सेम मेथड की फंक्शनैलिटी या फिर वो सेम वेरिएबल्स अगर आपको यूज करने पड़ गए क्लास बी के अंदर, तो आप वो मेथड दोबारा तो नहीं लिखोगे, आप उसी मेथड को रीयूज कर सकते हो। उस मेथड को रीयूज कर सको आप, इसलिए आपका इनहेरिटेंस इंट्रोड्यूस किया गया। तो विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस आप जो भी आपके मेथड्स और वेरिएबल्स हैं आप उनको रीयूज कर सकते हो अपने सब्सिक्वेंट क्लासेस में, ठीक है। अगर आपको इनहेरिटेंस अपने जावा प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करना है, अगर आपको इनहेरिटेंस को अपने जावा प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए आपको एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। किस कीवर्ड का? आपको एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। जब भी आप इनहेरिटेंस को अप्लाई कर पाओगे अपने जावा प्रोग्रामिंग में। इनहेरिटेंस का एक नाम और भी है जिसको आप इज अ रिलेशनशिप कहते हो, ठीक है। इसको पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप भी कहा जाता है। तो इनहेरिटेंस का एक और नाम है ईजर रिलेशनशिप, जिसको आप पेरेंट पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप भी कहते हो। तो ये तो हुआ इनहेरिटेंस के बारे में कि इनहेरिटेंस क्या है, इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया और इसका क्या नाम है। अब चलिए देखते हैं कि आप एक्चुअल में इनहेरिटेंस को कैसे अपने जावा प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करोगे। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप बनाओगे पहले दो क्लासेस और फिर उन दो क्लासेस के बीच में हम इनहेरिटेंस जो है वो अप्लाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हम चलते हैं अपने इक्लिप्स में। अब हम यहाँ पे बनाते हैं एक क्लास। सब लेट से हम यहाँ पे अपने क्लास का नाम देते हैं क्लास ए, ओके। एंड अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इंट आई इक्वल टू 10 और एक स्टैटिक वेरिएबल लिखते हैं इंट स्टैटिक इंट जे इक्वल टू 100, ओके। अभी हम वेरिएबल से ही खेलते हैं। अब हम यहाँ पे एक और क्लास बनाते हैं क्लास बी। अब आपने क्लास बी बनाया। अब मैंने आपको बोला कि अगर आपको इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट करना है अपने प्रोग्राम में तो आपको एक्सटेंड कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, राइट। तो आप लिखोगे पब्लिक क्लास बी एक्सटेंड्स एक्सटेंड्स ए, ठीक है। पब्लिक क्लास बी एक्सटेंड्स ए। बस अब आपने जिस वक्त एक पब्लिक क्लास बी एक्सटेंड्स ए लिखा, इसका मतलब ये हुआ कि क्लास बी इनहेरिट कर रहा है क्लास ए की ए को, और जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी आपकी क्लास ए की वो ऑटोमेटिकली आपके क्लास बी के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। दोबारा बताता हूँ,
जिस वक्त आपने एक्सटेंड कीवर्ड लिखा उस वक्त क्लास ए की जितनी भी प्रॉपर्टी होंगी वो ऑटोमेटिकली आपके क्लास बी के अंदर इनहेरिट हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और देखना आप, क्लास बी इनहेरिट कर रहा है प्रॉपर्टीज किसकी, क्लास ए की। क्लास बी जो है मेरा वो सारी प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहा है क्लास ए की, राइट। इसका मतलब आपका क्लास बी जो हुआ वो आपका चाइल्ड क्लास होगा, और जो क्लास ए हुआ इसको आप पेरेंट क्लास कहोगे, ठीक है। इनहेरिटेंस में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली ये कॉन्सेप्ट यूज होता है, चाइल्ड क्लास एंड पेरेंट क्लास। तो जो भी क्लास इनहेरिट कर रहा होगा प्रॉपर्टी किसी दूसरे क्लास की, ठीक है, तो जो क्लास आपकी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा होगा, जैसे हमारे केस में क्लास बी जो है वो प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है क्लास ए की जितनी भी प्रॉपर्टीज है, तो क्लास बी हो गया आपका चाइल्ड क्लास। और प्रॉपर्टी किससे इनहेरिट कर रहा है वो, क्लास ए से, तो क्लास ए हो गया आपका पेरेंट क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास बी हुआ आपका चाइल्ड क्लास और क्लास ए हो गया आपका पेरेंट क्लास, ठीक। अच्छा, अब मैंने आपको कहा कि प्रॉपर्टी इनहेरिट कर ली उसने, तो मैं यूज कैसे करूं, तो उसके लिए पहले आप बनाओगे मेन मेथड। अच्छा, अब आपके क्लास बी ने सारी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर ली क्लास ए की, राइट। दैट मीन्स अगर मैं क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाऊं तो उसके अंदर वो सारी प्रॉपर्टी होंगी जो मेरी क्लास ए के अंदर होंगी, राइट। तो चलिए क्लास बी का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सो हम लिखते हैं बी ऑब्जेक्ट वन इक्वल टू न्यू बी। आप ऐसे ही बनाते हो, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज देखना आप यहाँ पे, अब यहाँ पे क्लास ए में आपने क्या डिक्लेयर किया है, इंट आई इक्वल टू 10। इसका मतलब अब अगर मेरे क्लास बी ने सारी प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली है पेरेंट क्लास ए की, तो बी के अंदर ऑटोमेटिकली स्टेट ये जो वेरिएबल आपका इंट आई इक्वल टू 10 इसकी वैल्यू आ गई होगी। तो मतलब मैं बी के ऑब्जेक्ट से मैं उसको एक्सेस करना कर सकता हूँ, राइट। तो चलिए इसको एक्सेस करते हैं। हम लिखते हैं प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ऑब्जेक्ट वन डॉट, अब देखो यहाँ पे आपका आई पॉपुलेट हो रहा है, आपने लिख दिया ऑब्जेक्ट वन डॉट आई। अगर आप इसको रन करिएगा तो अब देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 10 प्रिंट हो गया। अब अगर मैं इसकी वैल्यू को 1000 कर दूं, इसको सेव करते हैं फाइल को, 1000 कर दी मैंने वैल्यू, और अगर अब मैं यहाँ पे इसको रन करूँ तो इसकी वैल्यू 1000 हो गई, देखा आपने। तो कैसे मुझे इनहेरिटेंस के हेल्प से मुझे उस वेरिएबल को दोबारा यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करना पड़ा, मैं ऑटोमेटिकली मैंने उस वेरिएबल को यूज कर लिया, ठीक है। अभी मैं आपसे इंस्टेंस की बात कर रहा हूँ, अभी मैं स्टैटिक पे नहीं जाऊंगा क्योंकि स्टैटिक का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अभी हम पहले इंस्टेंस की बात करते हैं। तो ये तो हमने इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करके देख लिया। चलिए एक मेथड भी बना के देखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पब्लिक वॉइड टेस्ट, ठीक है। पब्लिक वॉइड टेस्ट आपने लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्रॉम क्लास ए, ओके। अब आपने यहाँ पे लिखा। अब अगेन क्योंकि क्लास बी मेरा वो सारी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है जो कि मेरे क्लास ए के अंदर है, तो ये जो इंस्टेंस मेथड आपका क्लास ए के अंदर बी क्लास जो है इसको भी एक्सेस कर पाएगा, उसके अंदर ये प्रॉपर्टी भी होंगी, राइट। तो चलिए इसको भी एक्सेस करके देखते हैं। तो हम कॉलिंग लगा देते हैं। तो कैसे कॉलिंग लगाएंगे, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट, आपका मेथड का क्या नाम है, टेस्ट, राइट। ऑब्जेक्ट डॉट टेस्ट। अब आपने कॉलिंग लगा दी यहाँ पे। अब आप इसको रन करके देखो, तो देखो यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया फ्रॉम क्लास ए, ठीक है। तो दैट मीन्स इनहेरिटेंस के अंदर मेरा पेरेंट क्लास जो कि मेरा इस केस में क्लास ए है उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी होंगी मेरी क्लास बी के अंदर वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, ठीक है। और फिर मैं उसको यूज करता हूँ। तो आपने देखा इससे कैसे मुझे क्लास ए का जो मेथड है टेस्ट वो मुझे बी के अंदर दोबारा नहीं लिखना पड़ा, इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट से मैंने उसी मेथड को रीयूज कर लिया अपने केस में, राइट। तो इसलिए आपका इनहेरिटेंस जो है इम्प्लीमेंट किया गया जावा के अंदर ताकि आप अपने कोड को रीयूज कर सको। एक बेटर प्रोग्रामिंग अप्रोच वही होती है जहां पे आप ज्यादा से ज्यादा मेथड्स को रीयूज कर पाओ, आपको ज्यादा ना लिखना पड़े। हाँ, अगर कुछ चेंजेस हैं तब तो आपको लिखना ही पड़ेगा, बट कोशिश करनी चाहिए कि मोस्टली जो है वो आप रीयूज कर लो, ठीक है। तो ये था मेरा कुछ इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब अभी मैंने यहाँ पे
आपको ये नहीं बताया कि मैंने स्टैटिक का क्यों हटाया। देखो क्या होता है ना, हम अपने चलते हैं पेंट में और यहाँ पे हम एक सर्कल बनाते हैं। तो आप इसको ये समझो, आपके यहाँ आपके पास दो क्लासेस हैं, ठीक है। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, आपका किसका ऑब्जेक्ट हो गया, क्लास बी का। ओके, अब आप यहाँ पे देखो इनहेरिटेंस के अंदर क्या होगा, जितने भी नॉन स्टैटिक वेरिएबल या मेथड होंगे वो सारे आपके इस क्लास बी के ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएंगे। मतलब पेरेंट क्लास के अंदर जितने भी मेरे नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स और नॉन स्टैटिक मेथड्स होंगे पेरेंट क्लास के अंदर, वो ऑटोमेटिकली मेरे इस चाइल्ड क्लास बी के ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएंगे, जैसे ही मैंने यहाँ पे चाइल्ड क्लास बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे मेरा नॉन स्टैटिक वेरिएबल जो है मेरा इंट आई था, तो उसकी वैल्यू तो मेरी 1000, तो वो मेरा 1000 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद मेरा टेस्ट मेथड आ जाएगा, टेस्ट मेथड आ जाएगा मेरा इस क्लास बी के ऑब्जेक्ट के अंदर। ओके, क्लास बी ऑब्जेक्ट के अंदर मेरा नॉन स्टैटिक वेरिएबल या नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टी जितनी भी होंगी वो पेरेंट क्लास की, वो आपके इस चाइल्ड क्लास बी के ऑब्जेक्ट के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, बट स्टैटिक नहीं आएगा आपका। तो जिस वक्त आपने ऑब्जेक्ट बनाया चाइल्ड क्लास बी का, जो कि इनहेरिट कर रहा है प्रॉपर्टी आपके चाइल्ड क्लास ए से, तो जब मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया उस वक्त इस ऑब्जेक्ट के अंदर इस पेरेंट क्लास ए के जितने भी नॉन स्टैटिक मेथड्स या वेरिएबल्स होंगे वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएगा, और फिर मैं उस ऑब्जेक्ट का यूज करके उसकी कॉलिंग लगा के मैं उसको एक्सेस कर सकता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे किया ऑब्जेक्ट वन डॉट आई और ऑब्जेक्ट वन डॉट टेस्ट। ठीक, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। बट स्टैटिक के केस में क्या होगा कि स्टैटिक वेरिएबल्स या स्टैटिक प्रॉपर्टीज आपका चाइल्ड क्लास भी इनहेरिट नहीं कर सकता, क्योंकि स्टैटिक प्रॉपर्टी जो होती हैं वो आपके क्लास के कॉमन मेमोरी के अंदर होती हैं। क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल्स और मेथड्स जो होते हैं आपके क्लास के कॉमन मेमोरी के अंदर होते हैं, तो वो आपके इस क्लास बी के ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं जाएगा। वो इस क्लास ए के मतलब इस क्लास ए से ही बिलोंग करेगा, इस क्लास बी के अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, तो फिर मैं उसको एक्सेस कैसे करूं, तो एक्सेस कैसे करोगे आप वो बताते हैं आपको। अब देखो यहाँ पे क्या होगा ना कि अब सपोज कर लो आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रखा है। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ ना, मैं इस ऑब्जेक्ट से ही उस स्टैटिक को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। तो देखो होगा क्या, इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से देखना। जिस वक्त आप लिखोगे ना ऑब्जेक्ट वन डॉट जे, इस मेथड को मैं इस वेरिएबल को पहले एक्सेस करते हैं ऑब्जेक्ट वन जो कि मेरा क्लास बी का ऑब्जेक्ट का नाम है डॉट जे। ठीक है, तो आप इसको एक्सेस तो कर पाओगे। जस्ट अ सेकेंड, इसको हम प्रिंट में डालते हैं एसओपी के अंदर। सो सिस आउट ऑब्जेक्ट वन डॉट जे। ठीक है, तो आप इसको एक्सेस कर पाओगे और आप इसकी वैल्यू को भी प्रिंट कर पाओगे जो कि 100 है। तो फिर अब आप तो बोलोगे कि आपने तो ये कहा कि स्टैटिक जो होता है वो क्लास से बिलोंग करता है और वो क्लास बी के ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं आता है, तो फिर मैं ऐसे एक्सेस कैसे कर पा रहा हूँ। ऐसा इसलिए कि जिस वक्त आपने यहाँ पे लिखा ना ऑब्जेक्ट वन डॉट जे, तो जेवीएम क्या करेगा, वो देखेगा कि अच्छा ये जे जो है ये तो स्टैटिक है और ये बिलोंग करता है मेरा क्लास ए से, तो ये इस तरह से तो इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो वो ऑटोमेटिकली आपके डॉट क्लास फाइल के अंदर इस स्टेटमेंट की कॉलिंग कुछ इस तरह से लगा देगा, क्लास ए डॉट जे। ठीक है, तो भले ही आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट वन डॉट जे लिखा और ऑब्जेक्ट है आपके क्लास बी का, बट जब जेवीएम देखेगा कि आप इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर रहे हो यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड और आपने स्टैटिक फील्ड को एक्सेस करने की कोशिश की है क्लास बी के ऑब्जेक्ट से ही,
और आप स्टैटिक जो है वो एक्सेस नहीं कर सकते इनहेरिट, क्योंकि स्टैटिक प्रॉपर्टी जो होती है वो इनहेरिट नहीं होती। तो जेवीएम ऑटोमेटिकली आपके इस स्टेटमेंट को डॉट क्लास फाइल जिस वक्त बनेगी उसमें चेंज कर देगा और क्लास के नाम से कॉलिंग लगा देगा। तो क्योंकि यहाँ पे जे जो है वो आपकी स्टैटिक प्रॉपर्टी है क्लास ए के अंदर, तो जेवीएम ऑटोमेटिकली इसकी कॉलिंग लगा देगा कुछ क्लास ए डॉट जे के नाम से, जहां पे ए आपका क्लास हुआ और जे आपका स्टैटिक वेरिएबल हुआ। ठीक है। तो कभी भी आपसे अगर इंटरव्यू में पूछा जाए कि क्या आप स्टैटिक प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकते हो, तो आपको कहना है जावा के अंदर आप स्टैटिक प्रॉपर्टी को इनहेरिट नहीं कर सकते। ठीक है, बट जब मैं उसको एक्सेस करने की कोशिश करता हूं जैसे मैंने इस केस में किया है, तो वो आपको एक फील देगा कि वो स्टैटिक प्रॉपर्टी आपने इनहेरिट कर ली, बट जेवीएम जो है इंटरनली उसकी कॉलिंग चेंज करके उसको क्लास नेम डॉट स्टैटिक मेंबर नेम के हिसाब से लगा देगा इन द डॉट क्लास फाइल। सो इट गिव्स अस अ फील दैट हमने स्टैटिक प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया है, बट एक्चुअल में स्टैटिक प्रॉपर्टी आपकी इनहेरिट नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो आपके क्लास के कॉमन मेमोरी से बिलोंग करती हैं, तो स्टैटिक प्रॉपर्टी हम इनहेरिट नहीं कर सकते। आई होप यहाँ पे यहाँ तक आपको क्लियर होगा। सो ये एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा टेढ़ा कॉन्सेप्ट है जिसको आपको समझना है। आप सेम चीज आपके मेथड के साथ भी है। अगर आप यहाँ पे लिखिएगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड टेस्ट वन, ठीक, और आप यहाँ पे इसको प्रिंट कराओगे, इसके अंदर हम एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं। प्रिंट स्टेटमेंट कैसे होगी हमारी, सिस आउट, और यहाँ पे लिख दो आप फ्रॉम ए। ओके, अब आप इसकी कॉलिंग जब यहाँ पे लगाओगे, हम ये कॉलिंग हटा देते हैं यहाँ से, ये दोनों अभी फिलहाल के लिए। जिस वक्त आप इसकी कॉलिंग लगाइएगा ऑब्जेक्ट वन डॉट टेस्ट वन नाम से, ठीक है, टेस्ट वन तो आपका स्टैटिक मेथड है, तो जेवीएम इंटरनली क्या करेगा, इसकी कॉलिंग को चेंज करके लिख देगा। अब स्टैटिक मेथड आपका क्लास ए के अंदर है तो लिख देगा इंटरनली जेवीएम इसकी कॉलिंग को चेंज करके कर देगा ए क्लास का नाम डॉट आपके स्टैटिक मेथड का नाम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये तो लग रहा है कि भाई मैंने स्टैटिक प्रॉपर्टी को तो इनहेरिट कर ली, बट इंटरनली जेवीएम इसकी कॉलिंग को चेंज कर देगा और पेरेंट क्लास का नाम जो कि क्लास ए है डॉट स्टैटिक मेथड टेस्ट वन लिख देगा इंटरनली। जेवीएम आपकी कॉलिंग कुछ इस तरह से इंटरनली लगा देगा डॉट क्लास फाइल के अंदर। तो जब आप इसको रन करिएगा तो आपको यहाँ पे मेथड तो कॉल हो जाएगा आपका और आपको दिखेगा फ्रॉम ए, बट एक्चुअल में इंटरनली ये वाली कॉल कुछ इस तरह से चेंज हो गई होती है, ए डॉट टेस्ट वन हो जाएगा इंटरनली वो। ठीक है, तो हमेशा आपको ये याद रखना है कि स्टैटिक प्रॉपर्टी को आप इनहेरिट नहीं कर सकते। हाउएवर वो हमें एक फील देता है कि हमने इनहेरिट कर लिया है, बट जेवीएम ऑटोमेटिकली उसकी कॉलिंग को चेंज कर देता है बाय पेरेंट नेम डॉट स्टैटिक प्रॉपर्टी नेम लिख के। ठीक है, ये डॉट क्लास फाइल में ही ऑटोमेटिकली उस तरह से चेंज कर देता है जेवीएम। तो हमें एक फील लगता है कि भाई हमने स्टैटिक प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लिया, बट एक्चुअल में आपने नहीं किया। तो स्टैटिक प्रॉपर्टी जो होती हैं आपकी कभी भी इनहेरिट नहीं होती हैं, तो आप इस चीज को हमेशा याद रखना। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि जावा में कितने तरह की इनहेरिटेंस होती हैं और आप कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हो। थैंक यू।